आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने बायोलॉजी का पादप में जल अवशोषण एवं रसारोहण वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ पार्ट मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और बाकी उसी के आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें अपना है जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो इसको अपन क्या करने वाले हैं, इसमें यहीं से इस टॉपिक से अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है पादप में जल अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए क्या होता है, जब हमें जल की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, पानी को पीते हैं, ठीक है। लेकिन पानी को पीने की भी दो विधियाँ हो सकती हैं, यानी दो प्रकार से हम पानी पी सकते हैं। एक तो कौन सा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक किसी पात्र में पानी भरकर अपने मुंह के लगा ले और उसको थोड़ा ऊपर करता जाए, जिससे वो पानी अपने आप क्या होता रहे, अपने मुंह में आता रहे। और एक दूसरा तरीका कि हम अपने मुंह को क्या करें, पानी के अंदर ले जाए, जिससे क्या हो कि हमको पानी को खींच खींच कर हम क्या कर सके, पी सके, ठीक है। तो हमारे पास जल को पीने के क्या क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, जब पादप को जल की आवश्यकता होती है तो वो जल को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो उसको अवशोषित करने के भी उसके पास क्या है, दो तरीके हैं। कौन कौन से, एक तो है निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। और इन्हीं को हम देखने वाले हैं, क्या होते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। देखिए इनको दो भागों में किस आधार पर बांटा गया है। देखिए जब पादप जल को अवशोषित करता है तो उसको एक बल की आवश्यकता होती है। एक बल लगाता है, वो जो मूल रोम होते हैं वो अपने आसपास उपस्थित जो जल होता है उस पर एक बल लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जल मूल रोम में प्रवेश कर जाता है और मूल रोम से फिर वो कहाँ चला जाता है, पादप में चला जाता है। तो वो बल उत्पन्न करने के लिए भी हमें क्या होती है, एक माध्यम की जरूरत होगी, क्योंकि बल जब भी उत्पन्न होगा जब हमारे पास कोई माध्यम होगा। तो वो माध्यम की पादप में उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक तो वो है जिसमें जो बल उत्पन्न करने वाला जो माध्यम है, जल को अवशोषित करने के लिए बल उत्पन्न करने वाला जो माध्यम है वो पादप के वायवीय भाग में उपस्थित हो। पादप के ये वाला जो भाग होता है वायवीय भाग, और ये वाला जो भाग होता है ये आंतरिक भाग। अगर वो बल उत्पन्न करने वाला, जल को अवशोषण करने के लिए जो बल होता है उसको उत्पन्न करने वाला जो माध्यम है पादप के वायवीय भाग में हो, तो वो कौन सा अवशोषण कहलाएगा, निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जल को अवशोषित करने के लिए जो बल उत्पन्न करने वाला जो माध्यम है वो पादप के आंतरिक भाग यानी मूल क्षेत्र में उपस्थित हो, तो क्या कहलाएगा, सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है। इसी के आधार पर इनकी क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। हम एक एक की देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर उसके बाद इनका संक्षेप में क्या देखेंगे, वर्णन देखेंगे। देखिए, जब जल को अवशोषित करने वाले कारक पादप के वायवीय भाग में उपस्थित हो। कारक से हमारा क्या तात्पर्य है, देखिए कारक या माध्यम कह सकते हैं, यानी वे कारक जो क्या करते हैं, उस बल को उत्पन्न करते हैं, उस लायक उस मात्रा में बल को उत्पन्न करते हैं जिससे हमें क्या हो, जल भूमि से क्या हो, अवशोषित हो जाए। तो वो जो कारक हो या वो माध्यम हो, तो वो जो वायवीय भाग में उपस्थित होगा तो वो क्या कहलाएगा, जल सक्रिय निष्क्रिय जल अवशोषण कहलाएगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कोशिकाएं होती है ये केवल मार्ग के रूप में कार्य करती है। देखिए सक्रिय निष्क्रिय जो जल अवशोषण होता है उसको उत्पन्न करने के लिए कोई कोशिका कार्य नहीं करती है। कोई कोशिका या कोई शिराएं या फिर पादप में उपस्थित कोई अन्य चीज कार्य नहीं करती है। इस तरह का जो बल होता है इसको उत्पन्न करने वाली एक क्रिया होती है। पादप में जब क्रियाएं होती है, पादप में जब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है तो उस दौरान क्या होता है, ये जो बल उत्पन्न होता है, ठीक है, जल को अवशोषण करने योग्य बल उत्पन्न होता है, जिस बल के कारण क्या होता है, जो जल होता है भूमि के अंदर वो अवशोषित हो जाता है। तो वो जो अपने मतलब उसके लिए क्या होता है, कोई कोशिकाएं कार्य नहीं करती है, वो किसी क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला बल होता है। तो उसमें कोशिकाएं फिर मार्ग के रूप में ही कार्य करती है, क्योंकि कोशिका जल को मार्ग के रूप में रास्ता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से जल क्या होता है, पादप के विभिन्न भागों तक प्रसारित हो जाता है। जब जल को अवशोषित करने वाले कारक पादप के आंतरिक भाग में उपस्थित हो, यानी कि जड़ वाले भाग में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहेंगे। यहाँ कोशिका सक्रिय रूप से कार्य करती है। मतलब क्या है कि यहाँ कोई क्रिया के कारण बल उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यहाँ खुद कोशिकाएं बल उत्पन्न करती है।
खुद कोशिकाएं क्रिया करती है और उसके बाद जल को अवशोषण करने योग्य क्या करती है, बल उत्पन्न करती है। यहाँ तो किसी क्रिया के दौरान उत्पन्न हो रहा था बल, लेकिन यहाँ खुद कोशिका उत्पन्न कर रही है उस बल को। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है दोनों में, और ये ही डिफरेंस के आधार पर इनको क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब इनको विस्तार पूर्वक देखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हमको दिया हुआ है निष्क्रिय जल अवशोषण। देखते हैं क्या होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। देखिए, तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। निष्क्रिय जल अवशोषण देखिए क्या होता है, जब मान लीजिए पादप में कोई क्रिया हो रही है, फॉर एग्जांपल वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पादप के अंदर जो जल होता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पादप की पत्तियों पर, तनों पर पड़ता है, तो उसके अंदर जो जल भरा होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जल वाष्प के रूप में पादप के बाहर वायुमंडल में क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की, तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, पादप के अंदर से जो जल की कमी होती है, तो पादप की पत्तियों की जो शिराएं होती है उसमें जल की कमी होने लगती है, और जल की कमी के दौरान धीरे धीरे उस जो जल कम हो जाएगा तो उसकी जो शिराएं हैं उसमें एक तनाव, ऋणात्मक तनाव बल उत्पन्न होता है। और वो जो ऋणात्मक तनाव बल होता है वो इतना अधिक होता है कि उसका प्रभाव जो अपनी जड़ें होती है, उसके जो अवशोषण करने योग्य जो भाग होता है मूल रोम, वहाँ तक पहुँचता है। और इस मूल रोम पर भी इतना प्रभाव डालता है ये तनाव बल, ये इतना प्रभाव डालता है कि वो मूल रोम अपने आसपास उपस्थित जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और फिर उसको क्या होता है, आगे वो प्रसारित होता चला जाता है और जल स्तंभ के माध्यम से क्या होता है, पत्तियों तक पहुँच जाता है। तो जल को अवशोषण करने के लिए जो बल है वो क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ। पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई और उस क्रिया के दौरान क्या हुआ, ये बल उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो ये जो बल उत्पन्न हुआ क्रिया के दौरान हुआ, इसलिए इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहा गया। इस बल के कारण जो अवशोषण हुआ उसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहा गया। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। यह पौधे में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, मतलब इसके कारण जो अवशोषण होता है वो सर्वाधिक होता है। अधिकांश पौधे में जल अवशोषण की 96 to 98% इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल अवशोषण की 96 to 98% इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब 24 घंटे में जो पादप होता है जितना जल अवशोषित करता है उसमें से 98% जो जल होता है वो इसी विधि द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है। पौधे के वायवीय अंग मुख्यतः पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होने वाली जल हानि से पत्तियों की शिराओं में उपस्थित जल में कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एक ऋणात्मक तनाव बल उत्पन्न होता है। एक ऋणात्मक तनाव बल उत्पन्न होता है। यह तनाव बल जल स्तंभ से होता हुआ मूलों तक पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो तनाव होता है इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि जो जल को अवशोषित करने वाले जो भाग होता है मूल रोम, वहाँ तक पहुंच जाता है ये। ठीक है, जिसमें मूल रोम द्वारा मृदा से जल स्वतः ही मूल में प्रवेश कर जाता है। मतलब ये बल मूल रोम पर भी इतना प्रभावी होता है कि मूल रोम के आसपास उपस्थित जल को क्या करता है, मूल रोम अवशोषित कर लेता है। और इसी को क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। इसके 2 पॉइंट्स और है, अभी देखते हैं। इन निष्क्रिय जल अवशोषण में पादप में किसी भी अंग की सक्रिय भागीदारी नहीं होती। मतलब इस निष्क्रिय जल अवशोषण में जो जल अवशोषण के लिए जो बल उत्पन्न करता है उसमें कोई पादप अंग कार्य नहीं करता है, क्योंकि ये बल किसी क्रिया के दौरान, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसमें कोई जो पादप अंग है वो कार्य नहीं कर रहा है। कोई भी पादप अंग सक्रिय रूप से, कोई भी कोशिकाएं ये सक्रिय रूप से अपना भागीदारी नहीं निभाती है। ठीक है, इस सिद्धांत के पक्ष में सबसे पहला प्रमाण यह था कि वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने पर अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है। तो इसको प्रमाणित करना भी जरूरी था। तो प्रमाणित करने के लिए क्या किया कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर पादप में बढ़ाई गई तो हमें पता चला कि उसकी जो अवशोषण की दर है वो भी बढ़ गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण है वो वायवीय कारकों पर निर्भर करता है। और वायवीय कारक क्या हो सकते हैं, वायवीय कारक पादप में होने वाली कोई क्रिया हो सकती है।
अब आते हैं सक्रिय जल अवशोषण। देखिए क्या होता है, जब पादप में कोई क्रिया के द्वारा जब जैसे फॉर एग्जांपल वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जल अवशोषण की दर भी कम हो जाएगी। तो अगर वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है जैसे रात्रि के समय, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, पादप द्वारा जल अवशोषण बंद हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए पादप को जल की आवश्यकता है, तो उसकी पूर्ति वह किस तरह करेगा, तो उसकी पूर्ति करने के लिए पादप की जो कोशिकाएं होती है वो जल को अवशोषण करने योग्य बल उत्पन्न करती है। वो पादप की कोशिकाएं खुद क्रिया करती है और उस लायक बल उत्पन्न करती है, जिससे कि वो क्या कर सके, उन जो अपने आसपास जो जल है उसको अवशोषित कर सके और अपनी जो क्या बोलते हैं, अपनी जो जल की आवश्यकता है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इसी को क्या कहते हैं, इस जो पादप द्वारा सक्रिय रूप से जो जल को अवशोषित करने के लिए जो बल उत्पन्न किया जाता है और उस बल के कारण जो जल अवशोषित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ये देखते हैं, इसके डेफिनेशन है, देखते हैं। इस प्रकार के जल अवशोषण पौधे की कोशिकाओं के सक्रिय अवस्था में होता है, ठीक है। अर्थात इस अवशोषण में जल को अवशोषित करने के लिए आवश्यक बल को कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर जब कम हो जाती है तो जल की अगर आवश्यकता हो तो कोशिकाएं खुद ही क्रिया करती है, सक्रिय रूप से कार्य करती है और क्या करती है, बल को उत्पन्न करती है, उस लेवल के बल को उत्पन्न करती है जिससे क्या हो सके, जल अवशोषित हो सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है, सक्रिय जल अवशोषण घनात्मक बलों द्वारा होता है। मतलब मैंने पहले बताया था कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है उसमें जो बल होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक बल या फिर ऋणात्मक तनाव होता है, तनाव बल भी कह सकते हैं। और जो सक्रिय जो जल अवशोषण होता है उसमें जो बल होता है वो घनात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है, घनात्मक होता है। यह क्रिया जब होती है जब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत कम हो या वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित हो। मैंने आपको अभी बताया था समझाते टाइम कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो या वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित हो तब क्या होता है, यह क्रिया होती है। इस अवशोषण के लिए मूलों की जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ घनात्मक बल उत्पन्न करती है। मतलब ये घनात्मक बल अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि घनात्मक बल फिर उत्पन्न कौन करता है, बिल्कुल कोशिकाएं करती है, लेकिन कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो जाइलम में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है वो इसका जो बल उत्पन्न करती है। मतलब जो जल स्तंभ होता है, जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, इस बल को उत्पन्न करती है, उसे ही क्या कहते हैं, हम मूल दाब कहते हैं, ठीक है। वो जो बल उत्पन्न करती है उसकी कोशिकाएं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या करती है, दाब लगाती है, उसको अवशोषण करने के बाद उसको ऊपर भेजने के लिए क्या करती है, दाब लगाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मूल दाब कहते हैं। यहाँ वह बल जैसे, और वह बल कौन सा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा जल को मृदा से मूल से ऊपर की ओर खींचता है, मूल में ऊपर की ओर खींचता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि वो जो बल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा क्या होता है, वो जो बल है वो मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा क्या होता है, वो जो मृदा होती है, मृदा के आसपास जो जल उपस्थित होता है उसको मूल रोम क्या करता है, खींचता है और पादप में ऊपर की ओर भेजने का कार्य करता है। सक्रिय जल अवशोषण में पादप में एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो सक्रिय जल अवशोषण है, देखिए क्या करती है, जो कोशिकाएं होती है वो कार्य करती है और वो कार्य करके क्या करती है, उस बल को उत्पन्न करती है। जब कार्य करना होता है तब कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा होगी तभी कार्य होगा। तो वो जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में क्या होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस सक्रिय रूप से घनात्मक बल उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं की एटीपी के रूप में ऊर्जा की जो पूर्ति है वो श्वसनकारी कोशिकाओं से होता है। ये ऐसा क्यों, श्वसनकारी कोशिकाओं से ही क्यों होता है, देखिए उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, जो श्वसनकारी कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, वो जो अपने क्या बोलते हैं, अपने जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, और श्वसनकारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास क्या उपस्थित होता है, उनके पास ग्लूकोज उपस्थित होता है। तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में तोड़ देता है,
ठीक है, वो ग्लूकोज को क्या करता है, ऊर्जा के रूप में तोड़ देता है, और वो ऊर्जा क्या होती है, इनको प्रदान कर देती है वो कोशिकाएं, ठीक है, और अन्य जो पादप के भाग होते हैं उनको क्या कर देती है, प्रदान कर देती है। आगे पढ़ते हैं। इस विधि द्वारा अवशोषित होने वाला जल वह कुल अवशोषण का 2 से 4% होता है। यानी जो 24 घंटे में जो पादप द्वारा जल अवशोषित किया जाता है उसका 2 से 4% भाग इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अब देखते हैं इसके आगे कुछ पॉइंट्स। इसके आगे के पॉइंट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पादपों में जल अवशोषण का जो मार्ग है वो क्या है। देखिए क्या होता है, जब हम जल पीते हैं तो हमारे जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको जल पीना पड़ता है। तो पीने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों तक जाएगा, तभी तो क्या होगा, हमारे जल की आवश्यकता पूर्ति होगी। तो विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए पहले जल को क्या होता है, एक हमारे शरीर में मार्ग से गुजरना होता है। जैसे हमने जल पिया तो जल क्या होगा, पहले मुख में जाएगा, फिर मुख गुहा में जाएगा, फिर ग्रसनी में जाएगा, ग्रसिका में जाएगा, आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, वहाँ से क्या होगा, जल का अवशोषण होगा और भिन्न भिन्न शरीर के अंगों में या भागों में जाएगा। फिर बड़ी आंत में चला जाएगा, वहाँ से भी अवशोषण होगा। तो किडनी में भी चला जाएगा, तो वहाँ पे जो किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है उसके द्वारा भी क्या होता है, जल का अवशोषण किया जाता है और शरीर के भिन्न भिन्न भागों से पहुँचाया जाता है। तो ये जो मार्ग तय करना पड़ता है शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुँचने के लिए, वही मार्ग पादप में भी होता है। इसी तरह पादप में भी एक मार्ग होता है, ठीक है। लेकिन अपने पास भी भिन्न भिन्न मार्ग हैं। जैसे छोटी आंत में भी अवशोषण होता है तो वो भी वहाँ से भी कुछ पहुँचता है, फिर बड़ी आंत से अवशोषण होता है तो वहाँ से कुछ पहुँचता है, कुछ नेफ्रॉन जो अपनी किडनी की इकाई होती है वहाँ से कुछ पहुँचता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, पादप में भी 3 मार्ग होते हैं। 3 मार्ग से क्या हो सकता है, पहुँच सकता है, जिसमें पहला है अप्लवक या भी एपोप्लास्ट पथ। देखते हैं अप्लवक एवं एपोप्लास्ट पथ क्या लिखा है। इस पथ में पादपों में जल का प्रवाह है, निर्जीव कोशिका भित्ति एवं क्या लिखा है, निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिका के मध्य पाए जाने वाला अंतरकोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है। देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर द्वारा बताता हूँ। आपके सामने एक स्ट्रक्चर रखा गया है। ये वो भाग है जो मूल रोम से और जाइलम तक पाया जाता है, ठीक है। ये वो भाग है जो मूल रोम से जाइलम तक पाया जाता है, और ये भाग क्या करता है, जो जल को है मूल रोम से जाइलम तक पहुंचाने वाला वह मार्ग की बात करेंगे, वो ये वाला मार्ग है जो क्या करता है, मूल रोम से जाइलम तक क्या करता है, जल को पहुंचाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जाइलम खुद ब खुद विभिन्न भागों तक पहुँचा देता है। तो वो जो मार्ग होता है, जिस तरह हमारे मुख से जो आहार नाल होती है जो जल को एक बार अवशोषित कर लेती है, उसके बाद जल को कोई भी भाग कहीं भी विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो इसी तरह उस चीज़ को नहीं देखेंगे, जो मार्ग है जहाँ से अवशोषित होने के बाद वो विभिन्न भागों में चला जाए, तो वो मार्ग को देखेंगे। ये जो मार्ग है यहाँ से यहाँ एंडिंग होती है, ये क्या पाया जाता है, जाइलम इसके आगे। तो वहाँ से क्या होता है, जाइलम द्वारा इस जल को ले जाया जाता है विभिन्न पादप के विभिन्न भागों में। तो इसमें जो मैं बात कर रहा था अपलवक यानी सिम्प्लास्ट की मैं क्या कर रहा था बात। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, जो जल मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो मूल रोम द्वारा जल क्या होता है, इधर प्रवेश करता है, ठीक है, इसमें। लेकिन ये जो अपलवक होता है, अपलवक में क्या होता है, जो जल होता है वो अंतराकोशिकीय अवकाश में क्या करता है, गमन करता है। इसमें अंतराकोशिकीय अवकाश कौन से हैं, ये क्या होती है, बाह्य भित्ति होती है। ये बाह्य भित्ति क्या होती है, निर्जीव होती है। क्या होती है, निर्जीव होती है। और ये आंतरिक भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रवेश करता है जल, तो अपलवक द्वारा अगर जल को जाना हो तो क्या करेगा, मान लें निष्क्रिय जल अवशोषण हो रहा है, तो निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, जो जल होता है वो अपलवक यानी सिम्प्लास्ट द्वारा प्रसारित होता है। सिम्प्लास्ट द्वारा क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो निष्क्रिय दिन में वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो रही है और जो बल उत्पन्न हो रहा है उसके कारण यहाँ पे जल अंदर आता है। और फिर उसके बाद ये जो अंतरकोशिका अवकाश यानी ये कोशिका भित्ति है और ये निर्जीव कोशिका भित्ति है, इसके मध्य क्या है, एक अवकाश है। उस अवकाश को क्या कहेंगे, अंतरकोशिका अवकाश। तो इस अवकाश से क्या करता है, जल आगे बढ़ता है, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है।
ठीक है। फिर जैसे ये अंतस्त्वचा तक पहुंचता है, जो कोशिकाएं होती हैं, अंतस्त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं मूल की, तो वहाँ क्या होता है, कैस्पेरिन नामक पट्टिका पाई जाती है। और इस कैस्पेरिन नामक पट्टिका पर क्या होता है कि जो सुबेरिन होता है उसका आवरण पाया जाता है। और आपको जैसा कि पता है कि सुबेरिन क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है। तो जल क्या कर पाता है, इसके जो है पार नहीं कर पाता। तो इस स्थान पे अंतस्त्वचा में क्या होता है, इस जल का अंदर से, यानी जो अंदर कोशिका के अंदर से क्या होता है, प्रवेश होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इधर अंदर की ओर चला जाता है जल, और अंदर से यहाँ से वापस पुनः यहाँ आ जाता है। मतलब यहाँ कुछ टाइम के लिए कुछ थोड़ा सा रास्ता इसको क्या करना पड़ता है, जीव द्रव्य से गुजरना पड़ता है। फिर ये सीधा सीधा कहाँ चला जाता है, जाइलम में, ये अंतराकोशिकीय अवकाश के माध्यम से। तो ये जो पथ है, ये जल के जो प्रवाह का मैंने जो अभी आपको पथ बताया, ये पथ कौन सा पथ है, सिम्प्लास्ट है। अब क्या करते हैं, इसकी थ्योरी को हम देख लेते हैं। तो ये है इसकी थ्योरी, देखते हैं। इस पथ में पादपों में जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिका के मध्य पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय अवकाश के द्वारा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस पथ में जल का प्रवाह है अनियंत्रित विसरण के कारण होता है। मतलब अनियंत्रित विसरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। पादप की जड़ों में पाए जाने वाला अंतस्त्वचा की कोशिकाओं में कैस्पेरिन की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कैस्पेरिन की पट्टिकाओं पर सुबेरिन का क्या होता है, जमाव, सुबेरिन का परत उपस्थित होती है। इस कारण कैस्पेरिन की पट्टिका जल के लिए अपारगम्य होती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, कैस्पेरिन की पट्टिका भी बताई है। और फिर उसके बाद लिखा है, जल अंतस्त्वचा की कोशिकाओं से इस विधि द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता है। ये अंतस्त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से इस विधि द्वारा जल का प्रवाह नहीं होता है। तो अंतस्त्वचा की कोशिकाओं से जल का प्रवाह इनकी कोशिका कलाओं से संपन्न होता है। मतलब कोशिका में प्रवेश करता है, जो कोशिकाएं कलाएं होती है उसमें प्रवेश करके, और फिर वापस पुनः क्या होता है, जब कैस्पेरिन की पट्टिकाएं समाप्त हो जाती है तो पुनः अंतरावकाश में आ जाती है, अंतराकोशिका अवकाश में आ जाती है। इसलिए इसे जो कुछ पथ इसको तय करना पड़ता है, इसलिए इसे क्या करेंगे, परकला परिपथ भी कहते हैं। क्या, पारकला परिपथ भी कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं, एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाता। यानी एपोप्लास्ट के द्वारा, यानी सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट के द्वारा जो परिवहन होता है, उसमें कोशिका झिल्ली होती है, उसको क्या नहीं कर पाता, जल पार नहीं कर पाता। तो इस तरह हमने देख लिया ऋणात्मक जल अवशोषण क्या होता है। और उसके बाद हम जो अपलवक एवं एपोप्लास्ट जो पथ है, वो कौन सा पथ है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, इसका हमने पूरा डेफिनेशन क्या कर लिया, देख लिया। अब जो दूसरा पथ है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारे पास अब क्या है, दूसरा पथ। दूसरे पथ का नाम क्या है, संलवक एवं सिम्प्लास्ट पथ। ठीक है, देखो एपोप्लास्ट पथ से जो जल का प्रवाह है वो निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान होता है। और इन दोनों में जो जल का प्रवाह है, एक तो ये वाला पथ और एक ये वाला पथ। ठीक है, इन दोनों से जो जल का प्रवाह है वो सक्रिय जल अवशोषण के दौरान होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इस प्रकार के पथ में जल का प्रवाह एक कोशिका के जीव द्रव्य से दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य में होता है। देखिए मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कैसे कैसे इसका प्रवाह। यह क्या होता है, देखिए जो कोशिकाएं हैं, इस कोशिकाओं के मध्य क्या है, ये जीव द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य भरा हुआ है। तो जो जल है जब अंदर प्रवेश करता है सक्रिय जल अवशोषण के दौरान, तो इधर अंतराकोशिकीय अवकाश में नहीं आता, क्योंकि वो जो तनाव बल होता है, ये अंतराकोशिकीय जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है उसमें जो तनाव बल उत्पन्न होता है वो अंतराकोशिकीय अवकाश में उत्पन्न होता है। और सक्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, जो तनाव बल उत्पन्न होता है, जो बल उत्पन्न होता है जल को अवशोषण के लिए, वो कहाँ उत्पन्न होता है, जीव द्रव्य में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो जल है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, जल सीधे जीव द्रव्य में प्रवेश कर जाएगा। जल कहाँ, जीव द्रव्य में प्रवेश कर जाएगा। तो
इस कोशिका की जीव द्रव्य में जल प्रवेश करेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, दूसरी कोशिका की जीव द्रव्य में चला जाएगा, फिर तीसरी कोशिका की जीव द्रव्य में चला जाएगा। इस तरह क्या अंदर प्रवेश करता चला जाएगा और जाइलम तक पहुँच जाएगा। तो ये जो प्रवाह का जो पथ होता है ये क्या कहलाता है, सिम्प्लास्ट पथ कहलाता है। बस कुछ नहीं, अब इसी का छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। इस प्रकार का प्रवाह परासरण की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद दे रखा है, इस पथ में जल का प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे सक्रिय जल अवशोषण भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जल के प्रवाह के लिए, वहाँ वो जो सक्रिय जल अवशोषण ही कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो यह पथ प्रतिरोध युक्त होता है। प्रतिरोध कैसे, देखिए जीव द्रव्य से, एक कोशिका की जीव द्रव्य से दूसरी कोशिका की जीव द्रव्य में जाएगा, तो बहुत सारी उसको जीव द्रव्य मैट्रिक्स जो भरा होता है उस मैट्रिक्स को पार करना होता है। लेकिन अंतरा कोशिका अवकाश में कुछ नहीं होता, खाली होती है, तो वहाँ से जल सीधा फटाक से निकल जाता है। लेकिन यहाँ से इन जीव द्रव्य के मैट्रिक्स कणों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है, तो ये प्रतिरोध युक्त होता है। इसे सजीव पथ भी कहते हैं। सजीव पथ इसलिए क्योंकि सजीव क्या कहते हैं, जो सजीव सक्रिय जल अवशोषण होता है, और ये एक तरह से सजीव पथ भी कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे रसदानीय पथ। देखिए रसदानीय पथ क्या होता है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ कहाँ होता है रसदानीय पथ। देखिए क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में यहाँ पे ये जीव द्रव्य कला पाया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है और मध्य में एक कला पाया जाता है, एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कला। तो ये जो कला है, ये जीव द्रव्य कला है, ये इस कोशिका के जीव द्रव्य कला से सीधा जुड़ा होता है। और इसी तरह ये, ठीक है। तो क्या होता है, जल जो है इस कोशिका के जीव द्रव्य कला से इस दूसरी कोशिका की जीव द्रव्य कला में, और फिर दूसरी कोशिका तीसरी और तीसरी चौथी और फाइनली कहाँ चला जाता है, जाइलम पर चला जाता है। तो ये जो जीव द्रव्य, एक कोशिका की जीव द्रव्य कला से दूसरी कोशिका की जीव द्रव्य कला में जो प्रवाह होता है वो कौन सा प्रवाह कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया था। यह कौन सा प्रवाह कहलाता है, रसदानीय पथ कहलाता है। कौन सा, रसदानीय पथ। तो यह अपन जान चुके हैं, इसके अपन देखते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इसकी छोटी सी अपने को डेफिनेशन दे रखी है। इस प्रकार के पथ में जल का प्रवाह एक कोशिका के जीव द्रव्य कला से दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य कला में होता है। इसके पश्चात टोनोप्लास्ट एवं रसदानीय में खुलता है। कहाँ जाता है, टोनोप्लास्ट में खुल जाता है और रसदानीय में खुल जाता है, ठीक है। यह जो पथ होता है, ये जीव द्रव्य कला वाला जो पथ होता है, ये कहाँ खुलता है, टोनोप्लास्ट और रसदानी में खुलता है। यह प्रक्रिया भी परासरण द्वारा संपन्न होती है। जो ऊपर वाली जो सिम्प्लास्ट था वो भी परासरण द्वारा संपन्न हो रही थी, और यह भी कहाँ, परासरण द्वारा संपन्न हो रही है। और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यह भी सक्रिय जल अवशोषण ही क्या होगा, सक्रिय जल अवशोषण ही होगा। तो फाइनली हम आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो आज हमने समझ लिया कि जो है कुछ पार्ट आज हमने समझ लिया कि जो इसके जो अंग होते हैं, जो इसको पथ होता है, जो इसका मार्ग होता है, वो मार्ग कौन सा होता है, और इसकी जो क्रिया विधि होती है वो कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। और एक बात आपको बता दूं, अगर जब आप लाइक करते हो तो हमें पढ़ाने का आपको एनर्जी मिलती है। तो थैंक्स।